बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। हम हाजिर हैं कई रास्तों के साथ और आपके सवालों को इस बार एक बार फिर से हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और आज भी एक बार आपको एक नई राह दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं फैकल्टी मैथ्स ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रजा सर। तो आइए सबसे पहले सर से मुलाकात करते हैं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब भी हासिल करेंगे। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और जो स्टूडेंट हैं उनको मैं सलाम अर्ज करता हूँ और आपकी सेहतयाबी और आपके ब्राइट मुस्तकबिल की दुआ भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। स्कूल्स वगैरह भी जो है ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुका है, कॉलेज में भी शुरू हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना हो नहीं रहा है, लोगों का कॉलेज जाना हो नहीं रहा है, ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी लोगों को है, कैसे भरें कब भरें। तो सारी चीज़ें मतलब कभी मौका मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाए? अपने आप को आप अपडेट रखें और सारी चीजें ऑनलाइन है, साइट को आप विजिट करते रहें और साइट पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। 11th में एडमिशन के लिए भी बहुत सारे स्कूल CBSE ICSE बोर्ड के हैं, वहाँ पे 11th के एडमिशन शुरू हो गए हैं। स्टेट बोर्ड के जितने सारे कॉलेजेस हैं वहाँ भी फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन हम भी यहाँ से आपको देंगे। महाराष्ट्र में जितने बच्चे हैं, मुंबई और भी दीगर शहरों में जिनको 11th में एडमिशन लेना है 10th के रिजल्ट के बाद, उनके लिए भी ऑनलाइन एडमिशन की साइट आ चुकी है और उस पर ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और दीगर और भी जितने सारे एडमिशन के फॉर्म्स हैं वो सब हर यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज की साइट पे अवेलेबल है। आप अपने आप को अपडेट रखें और यहाँ साथ साथ हम लोग भी आपके सवालात जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छी एक यहाँ पे एक बात और भी मैं रखना चाहूंगा, बहुत आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव कर दिया है और नई एजुकेशन पॉलिसी जो है जल्दी से जल्दी ये आ जाएगी और बहुत सारी चीजें इसमें तब्दील होके आ रही हैं। तो जो जिनके बच्चे भी छोटे हैं, आने वाले टाइम में उनको एक नए पैटर्न से, नए सिस्टम से गुजरना है, तो हम लोग की जिम्मेदारी और बढ़ रही है कि उनको हम अपडेट करते रहें। वोकेशनल कोर्सेज का जमाना आने जा रहा है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि 10th के बाद हम साइंस कॉमर्स आर्ट्स को ही समझते हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें वोकेशनल कोर्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और क्लास 6 से ही ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप वोकेशनल कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी एक नई तब्दीली आ रही है और जो पढ़ाने का जो ट्रेंड पैटर्न था वो ये था कि पहले 10+2+3 वाला पैटर्न था, अब उसको चेंज किया जा रहा है। वो 5+3+3+4 का पैटर्न आ रहा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम लोग डिटेल करेंगे कि ये सब पैटर्न से आपको कैसे गुजरना है और क्या क्या चीजें तब्दील होकर आ रही हैं। सर ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बताइएगा कि अभी क्योंकि जो 10th में है और जो 12th में है, बोर्ड एग्जाम में जो इस बार बैठने वाले हैं 2021 में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घर पे भी है और फिर ऑनलाइन क्लास है और कॉलेज की भी क्लासेस हैं। तो कुछ ऐसी खबर जो सुनने में आ रही है कि शायद कुछ सिलेबस जो है कट किया जा सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए रखी है और ये ऐसा होने भी जा रहा है। CBSE ने अनाउंस कर दिया है कि उसने कुछ 25 to 30% सिलेबस जो वो डिडक्ट करने जा रहे हैं 9th 10th 11th के। तो ये डिडक्शन होगा क्योंकि सूरत हाल ये है कि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऑनलाइन में जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो पहले से कम हुआ है। क्लासेस जो स्कूल आवर देखेंगे वो 5.5 से 6 घंटे होते हैं, लेकिन लगातार 6 घंटे बच्चों को टैबलेट या टैब या इंटरनेट के साथ साथ यानी कंप्यूटर के साथ अटैच रखना बहुत आसान नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। तो क्लास का ड्यूरेशन कम हो रहा है जिसकी वजह से सिलेबस थोड़ा उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा जितना कि पिछले साल के एकेडमिक सेशन में था। तो मे बी सिलेबस और भी सारे जो बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स है अपना कम करें। तो CBSE ने अनाउंस कर दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स जो है वो अपना सिलेबस 25 to 30% तकरीबन कम करेंगे। तो जो बच्चे इस बार अभी 10th में हैं या जो इस साल 12th में, अगले साल उनको मार्च में एग्जाम देना है, उनके लिए जरूर सहूलत रहेगी इंशाल्लाह। ओके। और ऐसे ही बच्चे जो है अभी जिनका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो पास हो चुके हैं।
लेकिन जो अभी एग्जाम में बैठने वाले वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे कि बिकॉज देखिए हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मैसेजेस आते हैं हम लोगों को कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऑनलाइन, तो ऐसे में कुछ आप कहना चाहेंगे? साजिद साहब, कहीं भी अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वहां पॉजिटिविटी आपको तलाश करनी है। हाँ, विदाउट देखिए, अगर कोविड नहीं होता साजिद साहब तो बच्चे ऑलरेडी मार्च में या अप्रैल में एग्जाम दे चुके होते। तो आप सोचें कि मार्च 23 के बाद लॉकडाउन लगा है, तो अगर मैं नीट का या जेई का और भी सारे एग्जाम की बात करूं तो अप्रैल या मई में एग्जाम्स थे, तो आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे और 23 मार्च तक आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अभी आप मान के चलें कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जिस टाइम में और अपने आप को आप मजबूत करें, रिवीजन करें और अपने आप को और स्ट्रांग बना के एग्जामिनेशन की तरफ जाएं। तो परेशान नहीं होना है, जो चीज आपके सामने है पॉजिटिविटी उसी में से ढूंढना है। एग्जाम्स होंगे और प्रपोजल ये भी दिया जा रहा है कि अगर एग्जाम नहीं होंगे तो जो आपके प्रीवियस मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाएगा और आपको पास किया जाएगा। तो कुछ स्टेट ने अनाउंस किया है, कुछ स्टेट आने वाले टाइम में अनाउंस भी करेंगे। और अगर एग्जाम नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज जरूर रखी जाएगी कि पीछे से जो आपने एग्जाम में स्कोर किया होगा उसी को बेस मानते हुए आपको आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि एकेडमिक सेशन रुकना नहीं है। एजुकेशन का जो एक सिलसिला है वो आगे बढ़ना है, वो कहीं स्टॉप नहीं होना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो बीच का ही कोई एक आसान रास्ता लिया जाएगा जिससे बच्चों को परेशानी भी नहीं हो और एकेडमिक का जो ईयर है वो जीरो ना बन जाए। और यहाँ पे ऐसे तो माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ लगे रहते थे, मेहनत भी करते थे, पर ऑनलाइन क्लास होने के बाद बच्चों के साथ और ज्यादा जुड़ा रहना है, क्योंकि एक तो बच्चे जब ऑनलाइन होते हैं तो उनके साथ बैठे रहो, उसके बाद में पढ़ाओ, उसके बाद जो है कुछ होमवर्क्स भी मिल जाते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस माँ बाप के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं। राइट। और इसमें देखें एक बात मैं रख रहा हूँ, मैं टीचर हूँ इसलिए मैं टीचिंग एंगल से एक बात रख रहा हूँ, और जितने भी टीचिंग से लगे हुए हजरात हैं मैं उनको भी एक गुजारिश करूंगा। देखिए, पहले क्या होता था, जब आप क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चा आपके सामने होता था, लेकिन अभी ये है कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बहुत सारे पेरेंट भी अपने बच्चे के साथ बैठ के उस क्लास को देखते रहते हैं। तो टीचर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है। तो आप भी अपने आप को रखें, मेहनत करें, अच्छे तरह से सारी चीजों को सीक्वेंस कर लेकर क्लास बैठे, बच्चों की क्वेरीज आप पूरी करें। क्योंकि मुझे भी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जब ऑनलाइन क्लास के लिए बैठते हैं और मेरे पास अगर थोड़ी फुर्सत होती है तो मैं बैठ उनकी क्लासेस सुनता हूँ और बाद में देखता हूँ कि कहाँ पे क्लास में क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज हम टीचरों के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग के तौर पर उभर के आ रही है और उससे हमारे अंदर बेटरमेंट हो रहा है, क्योंकि हम इसको पॉजिटिवली लें तो डेफिनेटली हमारे अंदर बेटरमेंट भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे थोड़ी बातें हम मोटिवेट करने के लिए लोगों को कर लिया करते हैं और आप उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी हमारे लिए इससे ज़्यादा ये हो जाता है कि जब कोई सवाल करता है तो सही जवाब उसे मिल जाए। तो जैसे आप हमेशा जवाब देते हैं, एक बार फिर कुछ सवालात आए हैं और बहुत अच्छे सवालात हैं सर। शायद इन सवाल के ज़रिए कई लोगों के और जवाब हल हो सकते हैं, सवाल हल हो सकते हैं। जवाब साजिद साहब, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही ये है कि हम यहाँ से बैठ के जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों तक, उनके पेरेंट्स तक टाइम से पहुंचा सकें। तो इस सवाल की मैंने इस पूरे क्वेश्चन या पूरे प्रोग्राम के लिए आप देखें, सवाल और क्वेश्चन ही इस प्रोग्राम की जान है। तो आपके सवाल सबसे पहले हैं, हम यहाँ बैठे ही हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। ओके, तो सर मैं कुछ सवाल पढ़ना चाहता हूँ और इस बार तो काफी ज्यादा सवाल आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टाइम के अंदर हो जाएंगे सवाल। तो पहला सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। पहला सवाल जो है शेख सफा नाज का है, मीरा रोड से ही है सर। ये लिख रही है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी इस साल रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स HSC 12th साइंस PCMB से पास किया है। 92.92% आए हैं मेरे। अब आगे क्या करूँ? मैंने नीट और नेस्ट फॉर्म भरा है। वैसे मैंने सिर्फ अपनी HSC का पोर्शन ही कंप्लीट किया था, यानी उस पर ध्यान दिया था और इतना ज़्यादा नीट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? मैंने BSc CS यानी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भर दिया है। तो क्या BSc कंप्यूटर साइंस मेरे लिए ठीक रहेगा या एक साल मैं और इंतजार करके नीट का एग्जाम दूं? बहुत बहुत शुक्रिया सफानाज, और जितना डिटेल जितना बेहतरीन आपका सवाल है उसे बेहतरीन आपका 12th का स्कोर 92 पॉइंट समथिंग % बेहतरीन रिजल्ट है आपका।
Okay. और आप जैसे बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता भी हो जाती हैं, क्योंकि 90% ऐसे नहीं आते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने आप को डीमोटिवेट या डिग्रेड करके देखने की कोशिश ना करें। आप ये कभी नहीं सोचें कि आपकी तैयारी नीट के लेवल की नहीं है। नीट में भी वही चीज आती है जो 11th-12th बोर्ड्स के सिलेबस का होता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, इसकी वजह से वहां पे आपकी स्पीड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, स्पीड, कितने स्पीड से आप पेपर को टैकल कर पा रहे हैं वो है। थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए। एनसीईआरटी जल्दी से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी आप जितना कर सकती हैं, मुझे लगता है कि 45 डेज अभी नीट में बचे हुए हैं, आप एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। और आप जैसे बच्ची, मुझे लगता है कि 92 आप लाई हैं, आपका सिटिंग हैबिट, आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होगा, तो आप कर सकती हैं। तो क्या एक बार एनसीईआरटी को मजबूत कर लें। का इन्होंने पढ़ाई किया था उस पे पूरा नीट का एग्जाम नहीं हो सकता है? उनको एनसीईआरटी एकदम हो सकता है साजिद साहब, एकदम हो सकता है। मैं सारे बच्चों से समझता हूँ, जो आपने 11th-12th बोर्ड्स में पढ़ा है, नीट का सिलेबस वही है। फर्क क्या है, बोर्ड में 30 क्वेश्चंस आएंगे 3 आवर्स में, नीट में 3 आवर्स में 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल वही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से आपकी स्पीड वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वो स्पीड जनरली आपके पास नहीं होती है। आपकी एडवाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस ना करें, गैप नहीं दें, क्योंकि नीट, मुझे लगता है कि नीट अभी जी फॉर्म इन्होंने फिल किया है, फॉर्म का इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगी एडमिशंस के लिए। अभी आते आते वो अभी 1.5 महीने का वक्त लगेगा, तब तक वो नीट का एग्जाम आ जाएगा। तो अभी 1.5 महीने का टाइम है। मैं कह रहा हूँ कि पूरी जोर लगा के आप नीट की तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगी। एनसीईआरटी अपने आप को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी को आप ले लें और अटैच करें अपने आप को, और आप देखें क्या बेहतरीन आपका स्कोर जाएगा। बात आती है उसके बाद की कि आपको कंप्यूटर साइंस से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो कंप्यूटर साइंस से आप आगे चाहें तो बढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर साइंस से आगे बढ़ने के बाद भी आपके पास एमसीए का स्कोप आ जाता है, उसके बाद डाटा साइंसेस का भी आपके पास स्कोप आ जाता है। स्कोप्स आएंगे कंप्यूटर साइंस से बढ़ने के बाद भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर दिल में है, जज्बा है कि डॉक्टर बनना है, कोशिश करना है, तो इस बार का नीट आप ठीक से दें। और आने वाले, अगर लगता है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि अगर इस बार नीट दें और आपका स्कोर 400+ आता है, तो फिर आप 1 साल लगाएं और स्ट्रांगली आप नीट की तैयारी करें। मुझे लगता है कि अगर 1 साल आप सिंसियरली प्रिपरेशन करेंगी तो डेफिनेटली नीट में आपका सिलेक्शन होगा। ओके, ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सलामुअलैकुम, मैं एमबीबीएस 3 ईयर्स में हूँ, 3rd ईयर में एमबीबीएस की हूँ। आगे मुझे किस तरफ जाना चाहिए आज की सिचुएशन देखते हुए? सर आप बताइए, एमएस करें या एमडी करें, किसमें ज्यादा? दोनों ही अपने आप में, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट है, एमबीबीएस और एमएसबी। आप एमबीबीएस कर रहे हैं डेफिनेटली, और भी आपके साथी होंगे उनमें देखें। एमडी अगर करना है तो बहुत सारे ब्रांचेस आपके लिए, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, बहुत सारी हैं। या अगर आप सर्जरी करना है, एमएस की तरफ निकलना चाहे, तो इसको दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप एमबीबीएस कर रहे होंगे, उसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं, तो प्लेसमेंट में कहीं परेशानी नहीं आएगी और अपना क्लिनिक खुद भी। आने वाले, मैं समझता हूँ कि 4-5 साल में मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर हो चुका है कि आने वाले टाइम में ये मेडिकल फैसिलिटी को जरूर इम्प्रूव किया जाएगा पूरे मुल्क में। तो स्कोप दोनों तरफ है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है, सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं अलमास फ्रॉम बैंगलोर से कह रही है, सलामुअलैकुम, आई वांट टू डू बीएससी एनेस्थीसिया, विच एंट्रेंस एग्जाम आई विल गेट दिस सीट? कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो है एनेस्थीसिया, बीएससी एनेस्थीसिया करने के लिए? और इन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि मैंने, आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग क्लासेस, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड with 64%. I have applied for the both NEET and CET एग्जाम। तो इसकी रैंकिंग क्या होगी और कैसे इन्हें एडमिशन मिल सकता है? देखिए, बीएससी एनेस्थीसिया करने के लिए 2 रास्ते हैं। कुछ तो कॉलेज अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, और कुछ कॉलेज 12th के मार्क्स पे आपको एडमिशन देते हैं, और क्राइटेरिया 60% बोर्ड्स में होना चाहिए। अलमास आपका 60% बोर्ड्स में है। बेस्ट अगर आप पूछेंगे, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स एग्जाम कंडक्ट करता है, उसका फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा एएफएमसी पुणे, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, वो भी आपको लेता है। मणिपाल मेडिकल कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी बीएससी एनेस्थीसिया का कोर्स है, वो अपने यहाँ फॉर्म फिल करा के अलग से एग्जाम लेते हैं। आप बेंगलोर में वैदेही इंस्टीट्यूट आपका है, बहुत ही बेहतरीन है बीएससी एनेस्थीसिया के लिए, आप वहां का फॉर्म फिल करके दे सकती हैं। तो 2 रास्ते हैं, या तो कुछ कॉलेज पर्टिकुलर अपना इंटरेस्ट लेते हैं,
और कुछ जगहों पे मार्क्स बेस पे भी एडमिशन होता है, और कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं। प्रॉब्लम नहीं होगी, 64% के साथ एडमिशन हो सकता है बीएससी एनएससी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फीस भी बहुत नॉमिनल है साजिद साहब, 24,500 से तकरीबन 40,000 पर एनएम की फीस है। और जब ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की फीस बताऊंगा तो बहुत खुशी होगी, सिर्फ 2,500 पर एनएम की फीस है। तो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की फीस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अलमास। तो ऑल इंडिया एम्स, जहाँ भी जहाँ एम्स है, 7-8 एम्स है, एम्स में एक बार आप फॉर्म फिल कर लें, या आप अगर बेंगलोर में रहना चाहती हैं तो वैदेही आपके पास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है वहां से भी अगर आप चाहें तो बीएससी एनेस्थीसिया उनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसको देके कर सकती हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नीट का जो स्कोर होता है 200 250, उस स्कोर के बेस पर भी अपने यहाँ बीएससी एनेस्थीसिया में आप एडमिशन दे देते हैं। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग क्लासेस, तो कोचिंग क्लासेस अगर नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि बीएससी एनेस्थीसिया का जो टेस्ट होता है वो नीट के लेवल का होता है, वैसा उस लेवल का टेस्ट नहीं होता है। बड़े आराम से टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 12th तक की वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी और मैक्सिमम पोर्शन बायो का होगा। तो बड़े आराम से आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकती हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला सवाल जो है सैयद आमिर का है, सूरत से। ये कह रहे हैं कि मैंने साइंस लिया हुआ है, पीसीएम किया हुआ है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? बीएससी कंप्यूटर साइंस बेस्ट है या बीएससी जनरल? दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है? कंपैरिजन वाले सवाल बहुत आ रहे हैं सर। जी साजिद साहब, मुझे बताएं आप कि किसी भी कोर्स को आगे जब करना है तो आगे की मेरी सोच क्या है वो मुझे पता है। क्या मुझे 3 से 4 साल में जॉब में जाना है, नंबर 1, या मुझे आगे रिसर्च के सेक्शन में जाना है? ये अगर 2 चीजें क्लियर हों तो रास्ते आराम से निकलते हैं। सपोज अगर मुझे 3-4 साल में जॉब में जाना है तो मुझे फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आगे मुझे रिसर्च में जाना है तो फिर साइंसेस करके, मास्टर्स करके, मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके रिसर्च में जाना है। तो रास्ते पहले आपको डिसाइड करने हैं। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना है तो आप बीएससी आप कर लें, बीएससी मैथ्स कर लें, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लें, बीएससी आईटी कर लें, और उसके बाद आइदर एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी या एमसीए कर लें या एमबीए कर लें। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स का रास्ता निकल जाता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो बीएससी जनरल साइंस ले लें, उसमें चाहे तो फिजिक्स ले लें, चाहे तो केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स ऑनर्स ले लें। उसके बाद उसी में आप मास्टर्स कर लें, मास्टर्स करने के बाद नेट एग्जामिनेशन, बीएससी के बाद आप बीएड का एग्जाम देके टीचर भी। तो डिसाइड आपको करना है कि रास्ता आपको कौन सा चूज करना है, जल्दी से जॉब के लिए प्रोफेशनल कोर्स या रिसर्च की तरफ जाना है। ओके, तो अभी टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हैं। आमिर, इससे पहले खातून के सवाल का जवाब दिया था, उन्होंने लिखा है कि थैंक्स अ लॉट फॉर सजेस्टिंग मी गुड कोर्स, और अल्लाह आप दोनों को कामयाबी दे, तरक्की दे। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, और चैनल विन की टीम को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, और आपके जरिए तमाम लोगों के लिए हम लोग दुआएं करते हैं कि इस परेशानी के दौर से हम सारे लोग जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। सर, अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये अल्फैज खान का है, अजमेर राजस्थान से। ये लिख रहे हैं सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने लिखा है कि सर मैं 10th में हूँ, और 10th में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद मुझे क्या करना है, इसके लिए भी मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, या क्या लें सर ये 10th के बाद? 10th में कैसे पढ़ाई करें? जो आपके स्टेट बोर्ड की बुक है उसको आप फॉलो करें, नंबर 1। दूसरा, जो इंटरनल एग्जाम स्कूल में होते हैं उसमें अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, वहां अच्छे मार्क्स लाएं, सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करें, एग्जाम में जो कमियां हैं उसको दूर करें, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर को बार बार करें, उसमें जहां जहां परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को आप जल्दी से जल्दी उसको दूर करने की कोशिश करें। आगे क्या करना है ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, किसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो साइंस की तरफ आप निकल सकते हैं, साइंस में मैथ ज्यादा अच्छी लगती है तो इंजीनियरिंग हो सकता है, साइंस में बायो अगर आपको ज्यादा पसंद आती है तो नीट मेडिकल की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लिटरेचर की साइड निकले, लॉ कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आप तो आप देखेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है। तो इन सब सारी चीजों को एक बार और ध्यान में बिठाएं, और उसके बाद तब आप सवाल लिखें, और भी आगे के लिए हम लोग जवाब देंगे आपके लिए। लेकिन अभी मैं कहूंगा जितने सारे एग्जाम्स आपके स्कूल के आने वाले हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करें, सिलेबस को टाइम से पूरा करें, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चंस के पेपर लगाने आप शुरू करें।
बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सवाल जो है फरमान अली का है, नागपुर महाराष्ट्र से। ये कह रहे हैं मैं 12th कॉमर्स से हूँ और मुझे इनकम टैक्स ब्रांच में आगे जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि मुझे आगे चलकर आरबीआई ब्रांच में भी जाना है, तो इसके लिए अभी से क्या प्लानिंग होनी चाहिए? 12th कॉमर्स। बहुत अच्छा सवाल। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है तो इनकम टैक्स की सबसे जो अच्छी पोस्ट होती है उसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईआरएस वो सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, तो सबसे हाई रैंक की पोस्ट पे जाएंगे आप। उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो उसके नीचे पोस्ट के लिए आपको एसएससी सीजीएल का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप बहाल होंगे और वहां से आपकी जिंदगी आगे शुरू होगी और आगे प्रमोशन के बाद आप हायर रैंक पे पहुंचेंगे। एसएससी सीजीएल देने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में से किसी से हो सकते हैं। कॉमर्स से अगर आपने 12th किया है तो कॉमर्स से आप बीकॉम करें, आगे बढ़ें। एसएससी सीजीएल में आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में आएंगी। इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें और इंशाल्लाह अभी से हम लोग आपके लिए बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बेहतरीन एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के निकले इंशाल्लाह। दूसरा, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है। वहां भी जाने के आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो लोग एमए इकोनॉमिक्स होते हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी भी आती है, या एमएससी या एमए स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनके लिए भी अलग से वैकेंसी आती है। तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम चाहिए, और अगर आप सपोज बीए इकोनॉमिक्स कर लें उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स कर लें तो आपके लिए और भी बेस्ट ऑप्शन आरबीआई के लिए आएगा। तो इनकम टैक्स के लिए एज अ ऑफिसर रैंक स्टार्ट करने के लिए एसएससी सीजीएल मिनिमम ग्रेजुएट। अगर आपको और भी हायर पोस्ट पे जाना है, सबसे हायर पोस्ट पे जाना है इनकम टैक्स में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से आईआरएस आपको लेना पड़ेगा। और रिजर्व बैंक में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ टेस्ट है, या अगर आप एमए इकोनॉमिक्स या एमए स्टैटिस्टिक्स कर लें तो उसके बाद भी रिजर्व बैंक में अलग से अपॉइंटमेंट होता है उन पर्टिकुलर लोगों के लिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है राफिया परवीन का है, एंड फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है। सर ये कह रही हैं कि मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 महीने की तैयारी में क्लैट को क्लियर किया जा सके, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और 22 अगस्त सैटरडे को इनका एग्जाम है और सेंटर है, तो ऐसे में थोड़ा सा टेंशन है और ये सिचुएशन ऐसी है, तो क्या 1 महीने की तैयारी में ये जो है क्लैट क्लियर कर सकती हैं? मैंने तो साजिद साहब देखा है कि इस लॉकडाउन का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, डेविएशन नहीं है आपके पास, घर में है, आइसोलेटेड है। तो सबसे अच्छा सेल्फ आइसोलेट करके पढ़ने का एक बेहतरीन माहौल क्रिएट हुआ है। 1 महीने पिछले, मैं कहता हूं मार्च के पहले के 3 महीने के बराबर इधर के 1 महीने, तो एकदम आप कर सकती हैं। टारगेटेड हो जाइए, टेस्ट पेपर से, क्लैट के टेस्ट पेपर से अपने आप को अटैच कीजिए। आप रोज नहीं बल्कि 2 दिन में एक पेपर कीजिए, और पेपर करने में जो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है उस सब्जेक्ट को ठीक से 6 घंटे 5 घंटे रोज आप पढ़ाई कीजिए। एक पेपर दीजिए, 6 से 7 घंटे का अपना स्टडी आवर रखिए। मुझे लगता है कि 1 महीने आप लगा के देखिए, बहुत बेहतरीन आपका अटेम्प्ट होगा और उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन भी होगा इंशाअल्लाह। यानी अब डबल मेहनत करना है, वक्त बहुत कम है। यस, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। और एक बात और मैं यहाँ से आपको कह रहा हूँ, देखिए हिंदुस्तानी एक कल्चर, हम लोगों का एक कल्चर है कि लास्ट में जितना काम कर पाते हो उतना पहले नहीं कर पाते। तो इसलिए घबराए नहीं। आप क्रिकेट का मैच देख लीजिए, लास्ट के 10 ओवर में जो एवरेज होता है सबसे ज्यादा होता है, पहले 40 ओवर में उतना अच्छा एवरेज नहीं होता है। तो लास्ट के टाइम में हम थोड़ा सा इफिशिएंट हो जाते हैं और टारगेटेड भी हो जाते हैं। तो वैसे ही आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, टारगेटेड हो कीजिए। हाँ जी, टारगेटेड हो क्या कीजिए इंशाल्लाह, तो कभी कभी रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम इजहार है और मेरा 10 हो चुका है, 10th वो पास कर चुके हैं। अभी इनका इंटरेस्ट जो है वेटनरी कोर्सेज में है और वेटनरी गवर्नमेंट डॉक्टर में ये कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या वो सजेशन है इनके लिए सर? बेहतरीन आपने सोचा है। सबसे पहले आप 11th 12th साइंस से करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप ले लें, बायो आपका होना जरूरी है। और वेटनरी साइंसेस के लिए सबसे अच्छा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे एमबीबीएस के लिए एक अकेला टेस्ट नीट है, वैसे ही आपके लिए वेटनरी साइंसेस जाने के लिए एक एग्जामिनेशन है ICAR UG, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, UG।
वैसे टेस्ट होता है जैसे नीट का टेस्ट होता है, वैसे उसमें भी 11th एंड 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है, उसको आप दें और ICAR के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से बेहतरीन कोई आप गवर्नमेंट कॉलेज करें और वहां से वेटनरी साइंसेज में आप अंडरग्रेजुएट कोर्स करें और उसके बाद आप अपने आप को प्लेस करें। तो ICAR-UG। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है अस्मा फातिमा जैदी का है, अपने बेटे के लिए मोहम्मद अली के लिए सवाल कर रही हैं। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा बेटा फिजिकल डिसेबिलिटी है 60%। ओपन स्कूल से इसने हाई स्कूल किया है और उसके बाद मैं कंप्यूटर कोर्स करा रही थी, 2 महीने का ही कोर्स हुआ था। उसके बाद कोविड की प्रॉब्लम आ गई थी और फिर उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया था फेब में, और अब ये चाह रही हैं कि उनका बेटा कोई जॉब करे या उन्हें कोई सजेशंस आप दें, या कोई गवर्नमेंट जॉब है या वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड में कुछ इस तरीके की फैसिलिटी है जहां से इन्हें मदद मिल सके और जॉब मिल सके इनके बच्चों को। बस दुआएं हैं अल्लाह से कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही होंगी, महसूस मैं कर पा रहा हूँ, और बच्चा भी डिसेबल्ड है और ये सारी परेशानियां, और उन परेशानियों के साथ साथ एक बड़ी परेशानी और भी आपके साथ है। लेकिन देखिए 10th के बाद जॉब्स उतने नहीं होते हैं और बच्चे की एज भी अभी नहीं हुई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के में जाने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बच्चे ने 10th किया तो अभी इसकी एज 18 साल नहीं हुई होगी, तो गवर्नमेंट जॉब में ये अप्लाई नहीं कर सकता है। पहली परेशानी तो ये है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि परेशानी से आप गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी आप इसको किसी तरह से 12 जो है ओपन से आप करा दें, और 12 जब ये पास कर लेगा तो इसकी एज भी 18 साल हो जाएगी। और क्योंकि डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट से कहीं ना कहीं सरकारी जॉब इसको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और बस आपकी हिम्मत की हौसला अफजाई भी मैं करूंगा। परेशानी ये है कि इतनी छोटी एज में इसको जॉब नहीं मिल सकती, तो अभी आप ओपन से ही इसको 12th कराएं, और 12th के बाद जैसे 18 साल का ये हो जाता है तब आप लिखें इंशाल्लाह, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जॉब्स के क्या ऑप्शन आ सकते हैं। ओके, तो आपकी राय है कि 12th इसको कराना चाहिए, ओपन से ही करा दें और उसके बाद नए रास्ते निकलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी इंशाल्लाह। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, माय नेम इज तलहा खान, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम CBSE board. Sir, my percentage is 79.6%. Sir, my question is that in which college should I do the course in Kolkata? और सर हमको BCom करना है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। मेरा रिजल्ट जो सर हमने आपको भेजा था, ये कह रहे हैं मेरे रिजल्ट देखकर आप बताएं मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। और एक और सवाल इन्होंने सर ऐड किया है इसी में कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ऑनर्स करना बेस्ट होगा कि नहीं। हाँ, कलकत्ता के आसपास जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में बहुत अच्छा कॉलेज है। इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस, कोलकाता तो एक एजुकेशन का हब रहा है पहले, तो वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस जो टॉप के कॉलेज है उनमें अप्लाई कीजिए। 79% आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। जहां तक आपने आगे के बारे में बोला, देखिए आगे जाने के लिए एक तो आपके पास ऑप्शन इकोनॉमिक्स का भी राइज हो सकता है। आप BA इकोनॉमिक्स ले लें, उसके बाद MA इकोनॉमिक्स करके, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, वो रास्ते आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। CA भी आपके लिए अभी से 12th के बाद, फाउंडेशन के बाद आप CA की तरफ भी, CMA CS की तरफ भी बढ़ सकते हैं आप, वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जहां तक ऑनर्स के बारे में आपने कहा है, तो आप मैथमेटिक्स क्योंकि 12th में होनी चाहिए आपकी, कॉमर्स में, तभी आप ऑनर्स ले सकते हैं, तो ऑनर्स के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एक सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले साजिद साहब ने किया था कि प्रोफेशनल कोर्स या रिसर्च, तो यहाँ भी मैं भी इस सवाल में उसी जवाब को जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिए कि आगे के लिए आपके ख्यालात क्या हैं। क्या आप MBA करने का ज़हन बना चुके हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए अलग रास्ता है। अगर आपको और भी आगे निकलना है प्रोफेशनल कोर्स के अलावा, अगर आपको रिसर्च सेक्शन में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, तो उसके रास्ते अलग हैं। तो मेरी पहली चॉइस ये है कि कलकत्ता के बेस्ट कॉलेज या जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपको BCom ऑनर्स मिल जाता है तो उसमें एडमिशन लेके अच्छे से मिल जाएगा। 79.6% है, अच्छा परसेंटेज है, 80% अच्छा है। इंशाल्लाह अप्लाई कीजिए। कट ऑफ आप देखिएगा, मुझे लगता है कि फर्स्ट कट ऑफ में तो नहीं मिलेगा। अच्छा रहता है या प्राइवेट, ये हर का भी सवाल होता है, तो इसका भी सिंपल जवाब दे दें कोई।
डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज आप ट्राई करें, कोलकाता यूनिवर्सिटी आप ट्राई करें, जादवपुर यूनिवर्सिटी आपके नजदीक है वो ट्राई करें, गवर्नमेंट कॉलेज को आप ट्राई करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि अभी अगस्त में एडमिशन हो रहा है तो इन्हें डिसीजन लेना था। आई होप कि इन्हें इनके जी सवाल का जवाब मिल गया होगा सर। इंशाल्लाह। ओके, अगला सवाल सर। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिहार से हूँ और मैं बीपीएससी करना चाहता हूँ और मैंने 10th में 228 नंबर आया था और 12th में 61% आया है। मुझे बीपीएससी करना है तो क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ? एकदम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे 60% वाले हैं वो आगे चल के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, ये सब एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। जहां से मेहनत करेंगे बेटरमेंट वहीं से होगा। आपके स्कोर जरूर 60 थोड़े से कम है, लेकिन ग्रेजुएशन में आप खूब मेहनत करें, कोशिश करें, जी तोड़ मेहनत करें और फर्स्ट ईयर से ही बीपीएससी की सारी आई मीन का उसका पेपर, बार बार मैं कहता हूँ क्वेश्चन पेपर आप लीजिए, तभी आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको जाना किधर है। तो बीपीएससी का किसी साल का पेपर आप ले लें, और जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश तो आपको अच्छी, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जॉब के लिए एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उसकी पैरेलल भी आप तैयारी करें। बढ़िया कोशिश कीजिए, 3 साल खूब मेहनत कीजिए, टारगेटेड होकर मेहनत कीजिए, एकदम आप बीपीएससी के लायक भी हैं और बीपीएससी में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल जो है नुसरत इरशाद शेख साहब का है। ये कह रहे हैं सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, माय डॉटर पास 12th साइंस 80% 2020। कॉन्ग्रेचुलेशन, 80% इनकी बेटी का आया है। अब ये कह रहे हैं कि शी सिक्योर्ड पीसीएम 75% एंड पीसीबी 78% के साथ। अब ये पूछ रहे हैं एज अ पेरेंट्स आई एम कंफ्यूज विच साइड शी इज इंटरेस्टेड, so please guide, she should go for JEE mains or she should go for NEET? दोनों ही ठीक है, लेकिन जाना किधर है ये तो दो बातों पे डिपेंड करता है कि आपने उन दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है। तो अगर दोनों का फॉर्म फिल किया है तो दोनों एंट्रेंस आप बच्चे को फेस करा रहे होंगे और बाद में सिलेक्शन देखेंगे और उसके बाद, लेकिन एक चीज कहूंगा कि दोनों में देख लें कि बच्चे की ख्वाहिश किस तरफ है। अगर उसको टेक्नोलॉजी साइड जाना है, किसी का इंटरेस्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट ऐसे देख लें आप कि आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक आप देखें कि साइंस और मैथ्स को कंपेयर करते चलें कि उसमें कहाँ पे उसका मार्क्स ज्यादा अच्छा है। उससे थोड़ा सा आपको एहसास होगा या उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरफ उसको ले जाना ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसे कहना चाहूंगा, कभी कभी बच्चे को आपने, जैसे आपको बच्चा 10th 11th बना होगा या उसके पहले भी रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि बच्चे को किसी 2 सब्जेक्ट में होमवर्क मिलता है, बच्चा घर आता है, उन 2 सब्जेक्ट के होमवर्क करने के बाद तीसरा सब्जेक्ट जिसका होमवर्क नहीं होता है उसको भी बच्चा निकालता है, उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब उसमें उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी है। तो अगर इस तरह का है, उसके साथ मैथ्स के साथ रहा हो तो आप टेक्नोलॉजी की साइड उसको लेके निकले, और अदरवाइज अगर उसकी डिजाइन आई मीन उसको स्केच अच्छा करना आता हो और बायोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती हो, बायोलॉजी को एक्स्ट्रा टाइम भी अगर पढ़ती हो, तो ऑब्वियसली बायो के साइड बढ़ना उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दोनों में अच्छी है, कोर इंटरेस्ट उसका देखें, उससे एक बार बैठे बात करें और जैसा उसका इंटरेस्ट हो सकता है उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मशीयत सैयद का है। ये इन्होंने सब्जेक्ट डाला है व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th कॉमर्स, और फिर इन्होंने लिखा है कि इज बैप कोर्स इज गुड ऑप्शन और शुड आई टेक समथिंग एल्स, आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ फील्ड, मैनेजमेंट एंड फिनेंस फील्ड, व्हिच शुड डू नाउ? It's good. It's good. Bachelor in Accounting and Finance is a good course. आप 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स ले लें और उसके बाद फिर MBA इन फाइनेंस आप कर लें, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप BBA कर लें और BBA के बाद फिर MBA फाइनेंस कर लें, तो ये भी एक अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों में से आप देखें, मुझे जो लगता है वो आप बैफ कर लें और बैफ करने के बाद फिर MBA इन फाइनेंस करें। ओके, तो पहले इन्हें बैफ करना चाहिए 12th के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि MBA करने के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है, तो बैफ जो है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ओके, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, माय नेम इज रिजवाना खान, आई एम स्टडीइंग इन मुंबई। सर, आई वांट टू डू बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी सर, सो प्लीज कुड यू प्लीज टेल मी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन मुंबई कॉलेज एंड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, जैसे विषय के बारे में पूछा गया था, बेंगलोर से जो सवाल आया था, उसी सवाल के साथ साथ मैं इसको बता रहा हूँ। बीपीटी का कोर्स करने के लिए 2 रास्ते हैं।
कुछ कॉलेज अपने यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, कुछ मार्क्स पे भी एडमिशन देते हैं। मुंबई में जितने सारे कॉलेज हैं, JJN, IRS, सायन है, राजीव गांधी जो कलवा में है वो है, या DY पाटिल आपका नेहरूल में है। कुछ जगहों पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कुछ जगहों पे मार्क्स पे भी एडमिशन है। तो आप इनके साइट पे जाइए, ज्वाइन कीजिए आप। और ऑब्वियसली इसे पैरामेडिकल कोर्स एक अच्छा कोर्स है, और कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट भी है, और आगे चल के आप इसमें मास्टर्स भी कर सकती हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे जो है स्कोर करना है, कैसे उसकी तैयारी करना है आने वाले दिनों में। बस जो आप बोर्ड्स की जो बुक आपकी, अगर आप CBSE हैं तो एकदम NCERT बेस हो जाए, या जिस बोर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं उस बोर्ड की बुक आप फॉलो करें। पेपर में आप देखें कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए कितने स्टेप्स लिखने हैं, 4 मार्क्स में कितने स्टेप्स लिखने हैं, वो नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपके अच्छे होने चाहिए, वो आप उस पर ध्यान रखें। प्रीवियस लगातार के पेपर्स आप करें, और इंटरनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, और टारगेट करें कि जो प्री बोर्ड आपका स्कूल का या कॉलेज है, जहां भी आप होंगे, जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप अपना बेहतरीन स्कोर करें, क्योंकि बोर्ड का जो स्कोर होता है वो प्री बोर्ड के ही आसपास में आता है, 5% ऊपर या नीचे होता है। तो टारगेट बना लें कि प्री बोर्ड में आपको 90+ स्कोर करना, और उसके बेस पे फिर आप आगे बढ़ें। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कई और भी सवाल थे जिसके जवाब होना बाकी थे, लेकिन टाइम नहीं है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे और लोगों के जो सवाल हैं उसके जवाब हासिल करेंगे। लेकिन तकरीबन सारे सवाल हम लोगों ने आज के एपिसोड में कवर किए हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे से आपने व्यूवर्स के सवाल का जवाब दिया है। और अब मैं व्यूवर्स से भी गुजारिश करूंगा, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह जैसे बताया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पे भी इंशाल्लाह हम लोग आगे प्रोग्राम में रोशनी डालते रहेंगे। और जिन बच्चों को आगे 11th में एडमिशन लेना है, जहां जहां फॉर्म्स निकल रहे हैं, फॉर्म बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं, आप ऑनलाइन जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। अगर आपको सभी कॉम्बिनेशन चूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन हमको यहाँ से लिखें, हम आपको बताएंगे कि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवाल भेजने के लिए, और आइंदा आने वाले वक्त में भी हम आपके सवाल के इंतजार में रहेंगे। और आखिरी में एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल एक बात और एक रिजल्ट आया है। एक बच्ची का पंजाब बोर्ड से 99.4% लाई है बच्ची, और उसके फादर ट्रक ड्राइवर हैं। देखें, बहुत छोटी फैमिली से बच्ची बिलोंग करती है, लेकिन क्या बेहतरीन टॉप किया है बोर्ड को। तो ऐसे बच्चे हमेशा रोल मॉडल होते हैं। उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। और इस बच्ची के पेरेंट्स को और इसको भी बहुत सारे मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ पंजाब बोर्ड का रिजल्ट टॉप करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी सर। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हमारे प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप तमाम नाजरीन अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। जी हाँ नाज़रीन, जाने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा, चैनल विन के प्रोग्राम हकीकत टुडे में कुछ ऐसी स्टोरी आपके लिए दिखाई गई है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। इसे कवर किया है नीलम भयानी ने, जो आपके हौसले को बुलंद कर सकती है। ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि इंसान इतनी परेशानियों के बावजूद भी इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता है। ये वही लोग हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो ये स्टोरी आप ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपको मिलाते हैं उन सितारों से जिनके मार्क्स ये साबित करते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। व्यूअर्स, जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट आसमा शकील ने कोविड-19, कर्फ्यू और 2G इंटरनेट स्पीड के बावजूद अपने बोर्ड एग्जाम में 98% हासिल किए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल इन श्रीनगर की तालिबे इल्म आसमा शकील श्रीनगर में चल रहे पिछले 1 साल के कर्फ्यू, वीक इंटरनेट, कम्युनिकेशन ब्लॉक्स के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत को दुगना किया, जिसके बाद इन्होंने 12th CBSE बोर्ड एग्जाम में 98% हासिल किए हैं। ख्याल रहे नाजरीन, पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट की स्पीड 2G है। कोविड के हालात की वजह से बच्चों की फिक्र दोबाला हो गई थी,
इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आसमा शकील ने स्कोर किए 98%। आइए अब आपको मिलाते हैं अनुराग तिवारी से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान के बेटे अनुराग तिवारी ने CBSE क्लास 12 एग्जाम्स में 98.2% स्कोर किए हैं और अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिसके बाद अब इन्हें US की प्रेस्टिजियस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप मिली है और अब ये इस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं क्लास 12 की एक ऐसी स्टूडेंट की जिन्होंने शायद कॉलेज से ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाए होंगे। एक ऐसी स्टूडेंट जो कि शिकार है बोन कैंसर का। हम बात कर रहे हैं अनीशा एंजेलिका की, जिन्होंने क्लास 12 में 86% स्कोर किए हैं। बोन कैंसर होने की वजह से अनीशा ने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई घर से की और इनके प्रोफेसर्स इनके घर नोट्स भेजकर इन्हें सपोर्ट करते थे। व्यूअर्स, बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले अनीशा को ऑपरेट किया गया, जिसके बाद भी अनीशा ने हिम्मत नहीं हारी और बोर्ड एग्जाम्स में 86% स्कोर किया। आइए अब बात करते हैं भव्य शाह की, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं। भव्य शाह नाबिना होने के बावजूद भी इन्होंने कंप्यूटर की मदद से अपनी HSC एग्ज़ाम दी और इन्होंने 90.3% स्कोर किया है। आइए अब बात करते हैं शिवम सोलंकी की, जिन्होंने अपने दोनों हाथ और पैर एक एक्सीडेंट में खो दिए, लेकिन इनके बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत से इन्होंने क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में 92% स्कोर किए हैं। शिवम का कहना है कि ये आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं केरला के हारून करीम की, जो कि विजुअली चैलेंज्ड है। हारून करीम केरला स्टेट के पहले स्टूडेंट है जिन्होंने SSLC एग्ज़ाम को अटेंड किया है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ ही इन्होंने अपना एग्ज़ाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कंप्यूटर के ज़रिए दिया, ना कि स्क्राइब के ज़रिए, और इन्होंने हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड हासिल किए हैं। अब आइए आपको मिलाते हैं मध्य प्रदेश के भील डिस्ट्रिक्ट की रोशनी भदौड़िया से, जो कि हर रोज़ अपने स्कूल 24 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर पहुंचती थी। रोशनी ने स्टेट बोर्ड हेल्थ क्लास 10 एग्ज़ाम में 98.5% सिक्योर किया है। साथ ही रोशनी ने मेरिट लिस्ट में 8th पोजीशन हासिल की है। और मैं हर मौसम में प्रतिदिन रोज़ स्कूल पढ़ने जाती थी और मेरे यहाँ से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी दिक्कतें आती थी, पर अगर पढ़ना है तो दिक्कत झेलनी पड़ेंगी। व्यूअर्स, ये तमाम वो तलबा हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो आज हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है।